हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइए। हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 23। तो 22 में हमने क्या पढ़ा था? आरसी श्रेणी परिपथ। उसमें हमने उसका एक एक एंगल समझा कि धारा क्या हो रही थी, लीड कर रही थी वोल्टेज से ना। उस सर्किट का नेचर कैसा था? सर्किट का नेचर कैसा था? लीडिंग था। पूरे सर्किट का जो नेचर था वो लीडिंग था। उसका हमने पावर फैक्टर निकाला, उसके बाद हमने उसका प्रतिबाधा निकाली, सब कुछ उसका इक्वेशन निकाला, सब कुछ हमने उसकी कर दिया था। अब आपको शुरू करना है आज आरएलसी सीरीज परिपथ ना, आरएलसी श्रेणी परिपथ। तो आप लोग सभी लोग जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं और हम लोग इंजॉय के साथ मस्ती के साथ पढ़ेंगे आरएलसी सीरीज परिपथ। टेंशन नहीं लेना है टेक्निकल में, आपको टेक्निकल के साथ आपको खेलना है ना। आपके साथ टेक्निकल अगर खेल रहा है तो हमें उसके साथ खेलना है, और खेलना है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग एकदम कंसंट्रेट होकर समझिए, कोई ज़रा से भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग शेयर कर दीजिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? आर एल सी, या पहले इसकी हिंदी लिख देते हैं। प्रतिरोध, प्रेरकत्व तथा संधारित श्रेणी क्रम में। क्लियर दोस्तों? क्या हो गया? प्रेरकत्व है, प्रतिरोध, प्रेरकत्व तथा संधारित श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तीनों। अब तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उस सर्किट का नेचर हमें चेक करेंगे कैसा होगा, उसकी प्रतिबाधा क्या आएगी, उसका पावर फैक्टर क्या आएगा। हम लोग एक एक पॉइंट बहुत आसानी से डिफाइन करेंगे। अगर इस सर्किट की बात करें हम लोग, तो सर्किट आप लोग देखिए, ये आर होगा, उसके बाद क्या है? प्रेरकत्व में क्या आता है? एल, उसके बाद हमारा क्या आता है? सी। क्लियर दोस्तों? एकदम बहुत आसानी से समझना है, एक एक चीज़ें, एक एक एंगल हम लोग समझते चलेंगे। आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, क्योंकि अभी आपको थोड़ा सा कुछ पॉइंट वहाँ पे हम समझाएंगे, उसको तब मिटाना पड़े। देखो ये बी। अब यहाँ पे हमने वोल्टेज का इक्वेशन अप्लाई किया, बी बराबर बी एम साइन ओमेगा टी। क्लियर दोस्तों? बी बराबर बी एम साइन ओमेगा टी। इतना समझ में आया कि नहीं? अब बी बराबर बी एम साइन ओमेगा टी आ गया, और ये रेजिस्टेंस क्या है? आर, और ये एल, और ये सी। इतना समझ में आया? ये तीनों किस में कनेक्ट हुए हैं? श्रेणी में कनेक्ट हैं, है कि नहीं दोस्तों? तीनों श्रेणी में कनेक्ट हैं। तो आप लोग बताइए इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? तो आप कहोगे बी आर होगा। एकदम बहुत अच्छे समझना। और इसके क्रॉस अगर वोल्टेज ड्रॉप की बात करेगा तो आपसे पूछेगा क्या होगा, तो आप लोग बताओगे बी एल होगा। क्लियर दोस्तों? अगर बात करेंगे सी के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप तो आप लोग बताओगे बी सी होगा। इतना तो सबको समझ में आ गया यहाँ तक? चलो बहुत अच्छे। इतना अगर समझ गए हो तो अब इसका हम लोग फेजर खींचेंगे, और फेजर खींचने से पहले हम लोग आपको सारा फेजर यहीं पे बता देते हैं कि जिसने पीछे का लेक्चर नहीं देखा होगा उसको भी यहाँ पे समझ में आ जाएगा ना। तो हम हेडिंग थोड़ा ऊपर कर देते हैं, आर एल सी श्रेणी क्रम में। क्लियर? श्रेणी क्रम में, ये हमारी हेडिंग है। अब देखो एक एक चीज़ समझना। अब सिर्फ हम रजिस्टेंस की बात करते हैं तो इसका फिगर क्या होगा? इसका हम लोग अगर धारा आई है पूरे परिपथ की, तो आई, और जो इसका वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा? उसी के फेज में होगा। जहाँ ना समझ में आए तुरंत पूछना। उसके बाद हम इसकी अगर बात करें, इसमें अगर धारा हमारा आई ए है तो वोल्टेज कहाँ होगा? तो आप लोग कहोगे ऊपर होगा ना दोस्तों, कहोगे ऊपर होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि इंडक्टिव परिपथ का जो वोल्टेज होता है धारा से लीड करता है 90 अंश। क्लियर दोस्तों? उसके बाद हम लोग बात करते हैं सी पे। तो सी पे आप लोग देखोगे कि अगर हमारी धारा ये है तो वोल्टेज किधर होगा? नीचे होगा कि नहीं? बी सी ना, ये 90 अंश। चूँकि हम जानते हैं कैपेसिटिव परिपथ में या संधारित परिपथ में हमारा जो धारा होती है वो वोल्टेज से लीड करती है। आप लोग कमेंट करके बताइए तीनों इसका सदिश समझ में आया कि नहीं, अलग अलग आर का। चूँकि जब अलग अलग समझ लोगे तभी जब एक में मिलाएंगे तब दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे ना। इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आपको आ गई तो हम लोग चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चूँकि डेरिवेशन करेंगे तो इसको हम लोग मिटा देंगे, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग चलते हैं आगे। क्लियर? स्क्रीनशॉट हो गया? चलो अब आगे। अब इसका हम लोग फेजर खींचने की बात करते हैं कि इसका फेजर कैसे खिंचाएगा।
तो आप लोग सबसे बड़ी बात है, फेजर खींचने से पहले जब हम लोग RLC सीरीज परिपथ को देखते हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है इस फिगर में? इसमें यही दिखाई दे रहा है कि पूरे परिपथ में धारा का मान क्या है? समान है ना। इसलिए फेजर को जब खींचना स्टार्ट करेंगे तो उसमें बेस किसको लेंगे? तो आप लोग बता दोगे धारा को, करंट को ना। इसमें बेस क्या लिया जाएगा? करंट को। क्यों लिया जाएगा? क्योंकि पूरे परिपथ में धारा क्या है? समान है। और वोल्टेज क्या है? डिवाइड है। प्रत्येक के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप का मान अलग अलग है। अगर बात करें प्रत्येक के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप की, यहीं पे देखो फिगर में ही लिख दो। अगर पूछा जाए BR बराबर, तो आप लोग धीरे से आराम से बता दोगे VIR ना, एकदम देखो सब ऐसे में लिख देते हैं। अगर पूछा जाए BL बराबर, तो आप लोग बता दोगे I × XL, एकदम देखो। अगर पूछा जाए BC बराबर, तो आप लोग बता दोगे I × XC। क्लियर दोस्तों? सारा कुछ बता दोगे ना। अभी इसमें बहुत कुछ आपको हम सिखाएंगे, एक एक पॉइंट सिखाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन थ्योरी कैसे बनती है, हर पॉइंट बस आप लोग पहले समझो। ये समझ में आ गई। अब देखो इसको हम लोग फेजर खींचते हैं, त्रिभुज वाला फेजर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो आप लोग एकदम आइए और ध्यान कंसंट्रेट करिए, हम लोग खींचते हैं क्योंकि वहीं से पूरा चीज़ निकल आएगा। अच्छा आप लोग बताइए, धारा समान है तो हम धारा बेस पे ले लिए I। क्लियर दोस्तों? अब आप लोग बताइए, फिर जब धारा L में पहुंची तो L में वोल्टेज कहाँ जाएगा? तो आप कहोगे ऊपर जाएगा। जाएगा कि नहीं दोस्तों? आप लोग बताना, जहाँ ना समझ में आए। क्लियर? जब हमारी धारा C में पहुंची तो क्या होगा? तो आप कहोगे नीचे जाएगी, ये BC हो जाएगी। क्लियर दोस्तों? ये BC होगी और कैसी होगी? नेगेटिव होगी। अब बताइए, ये BC दिशा खाली दिखा रहा, नेगेटिव वोल्टेज नहीं होता है, ये BL BC हो गया। अब आप लोग बताइए, अगर ये BL है, ये BC है, सपोज करो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमारा BL की वैल्यू ज़्यादा है, या फिर बात कर लेते हैं ये पूरा BL है और इतने भाग का मान निकालना हो, एकदम बहुत अच्छे से समझना। ये पूरा भाग क्या है? BL है। अगर इतने भाग का मान निकालना है, तो आप लोग क्या बताओगे? इतने भाग की वैल्यू क्या आएगी? तो आप लोग क्या करोगे? तो आप लोग सीधा सीधा बता दो ना, इसका मान क्या बता दोगे? BL - BC, यही तो बताओगे। अरे सपोज करो यार, जैसे ये कोई बल है 5 न्यूटन का, इधर लग रहा है ना, और इधर ये पॉइंट है, ये इसी तरह इधर 3 न्यूटन का बल लग रहा है, तो पूछेगा इतना मान कितना होगा? तो 5 - 3 ही तो करोगे, जो बचेगा यही 2 न्यूटन आएगा। तो वही जो मान लो BL इतना है, ये BC है, ये मान लो कुछ देर के लिए ज़्यादा है, बाद में अभी हम इसको भी क्लियरिफाई करेंगे। मान लो ये ज़्यादा होगा तो क्या होगा, बस आप लोग एक बार मान के चलिए, BL - BC इतना मान हो जाएगा। अब ये BL देखो, और ये मान हमारा क्या? अब इसकी अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो इसका वोल्टेज तो इसी के फेज में होगा, धारा के। अब आप लोग बताइए, BR मिल गया, BC मिल गया, अब इसको मिला दो तो आपको क्या मिल जाएगा? B मिल जाएगा कि नहीं? मिल जाएगा। या अगर ऐसा नहीं मिलाना चाहते हो तो अगर आप लोग क्या करो, इससे डॉटेड लाइन ऐसे बढ़ा दो और यहाँ से ऐसे डॉटेड मिला दो। क्लियर? तो आप लोग बताइए ये मान क्या होगा? ये भी तो BL - BC होगा। समझना, जरा सी भी दिक्कत है, चूंकि ये इसके समांतर है कि नहीं, इसको मिलाने के बाद तो ये जैसे BR हो गया, ये BL - BC हो गया। अब यहाँ से मिला दो, चूंकि ऐसे फेजर देखने में अब अच्छा लगेगा यहाँ से, चूंकि कोण हमारा बेस मूल बिंदु से है, इधर से खींच देंगे तो मूल बिंदु से हट जाएगा तो थोड़ा गलत लगेगा, मगर एंगल जो है यहाँ पे आना चाहिए मूल बिंदु पे, इसलिए हमने इसको यहाँ पे ले लिया प्रोजेक्शन ना। इसके समांतर है तो ये बराबर होगा। समझ में आया कि नहीं? BR BL - BC = B होगा कि नहीं? आप लोग बताइए। देखो BR BL - BC इसका टोटल हो गया इक्वल टू ये फेजर आपको समझ में आया कि नहीं? यही चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो आपको अब कोई दिक्कत नहीं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप हल करना है। ये चीज़ आप लोग समझ गए? कमेंट करके बताइए। अब इसको मान लेते हैं GO, ये मान लेते हैं A, ये मान लेते हैं B। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों? चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो इसको मिटा रहे हैं, चूँकि इसका डेरिवेशन करेंगे यहीं पे। आप लोग अच्छे समझना एकदम एक एक पॉइंट। अगर वीडियो अच्छी लग रही है यार तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पे पहली बार जुड़े हैं क्या कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन को दबा दें, जिससे आपको जब 9 बजे मॉर्निंग में वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, आपको बताने की जानने की ज़रूरत ना पड़े, अपने आप नोटिफिकेशन आ जाएगा ना, जैसे नेट ऑन करेंगे। क्लियर दोस्तों? अब चलते हैं। अब आप लोग देखिए, त्रिभुज AOB में, क्लियर दोस्तों, त्रिभुज AOB में अब आप लोग बताइए
ओ बी बराबर क्या होगा, ओ बी स्क्वायर बराबर, भाई क्या बन गया, देखो ये कोण 90 बना है ना, और ये कोण 90, 90 के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, तो ओ बी का स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय ना, तो क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर धन ए बी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों, कोई दिक्कत, आप लोग कहोगे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट करना, नहीं तो वीडियो को एक बार पीछे रिवर्स करके फिर से देख लेना, क्योंकि एक एक पॉइंट क्लियर किया गया है। अब ओ बी बराबर बताओ क्या होगा, तो आप लोग बताओगे ओ बी बराबर बी स्क्वायर, क्लियर दोस्तों। ओ ए बराबर बी आर स्क्वायर धन, उसके बाद ए बी बराबर देखो बी एल माइनस बी सी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो इसमें अगर बी बराबर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, ये पूरा अंडर रूट में हो जाएगा, तो बी आर स्क्वायर धन बी एल। अब इसमें चाहो तो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, एक लाइन थोड़ा शॉर्ट करते हैं, बी आर बराबर क्या, आई इंटू आर का होल स्क्वायर धन, अब बताओ बी एल बराबर क्या होगा, आई इंटू एक्सएल, अभी हमने फिगर में लिखा हुआ था जिस अभी मिट गया है, और बी सी बराबर आई इंटू एक्स सी का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं। अब आप लोग बताइए यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, देखो आई जब इसके दोनों भाग से बाहर निकलेगा तो वर्ग हो जाएगा, यहाँ भी वर्ग हो जाएगा, तो आई स्क्वायर बाहर कर सकते हो, आर स्क्वायर धन एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है दोस्तों, कुछ ज़रा से भी दिक्कत आएगी तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। अब देखो, अब इसमें आई स्क्वायर है, जब वर्गमूल में आई स्क्वायर है ना, अब ये जब बाहर जाएगा तो इसके क्या हो जाएगा, आई इधर बाहर जाके आई हुआ, नीचे ट्रांसफ़र करोगे तो क्या हो जाएगा, बी अपान आई बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर धन एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो आप देखो आर एल सी सीरीज परिपथ की प्रतिबाधा आपसे कोई पूछता है क्या होती है, तो आप लोग यही बताते होगे ना, कुछ लोग का क्लियर होगा, कुछ लोग रटे होंगे ना, जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपको समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में आया तो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें भी लगे कि आपको आ गया। नहीं आया तो आप लोग एक बार वीडियो को रिवर्स करके देखेंगे या दोबारा देखेंगे, एकदम निश्चित है समझ में आएगा, वो सिंपल वे में बताया गया है। ठीक, तो आप लोग अगर समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए, आपको समझ में बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। बस ऐसे ही आप लोग कंटिन्यूअस क्लास में रहिए, ठीक है। टाइमिंग सबको है 9 बजे मॉर्निंग में, सबको अपने दोस्तों को सबको बता दो 9 बजे लाइव आना है। लाइव कमेंट करते हो तो फ़ायदा ये होता है कि हम उस समय देख लेते हैं हाँ क्या प्रॉब्लम हुई वीडियो में। बाद में करोगे तो पता नहीं चल पाता, चूँकि यार वीडियो नहीं आ जाती है, उसको देखना रहता है। तो आप लोग लाइव आके कमेंट कर जरूर, यार रिप्लाई देखो, एक एक लोग का कमेंट दिया जाता है, इसीलिए जिससे आप लोग का एकदम सिलेक्शन 100% हो। और लेवल यूपी पीसीएल का हो सकता है कि लो हो जाए थोड़ा, मैं यूपी आर्मिनल या दिल्ली मेट्रो, लखनऊ मेट्रो जब दोगे ना, पेपर टफ ही आएगा। और धीरे धीरे पेपर का लेवल भी बढ़ रहा है, हर एग्ज़ाम में ना कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, रटने वाला क्वेश्चन धीरे धीरे हटा रहा है, तो आप लोग भी कॉन्सेप्ट पे ही आना है, नहीं थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाता है आप लोग गलत कर देते हो, गलत नहीं करना है। क्लियर दोस्तों, तो ये हमारी क्या हो गई, परिपथ की प्रतिबाधा। किस परिपथ की, आरएलसी सीरीज परिपथ की। अब बात हम लोग कर लेते हैं इसके पावर फैक्टर की। तो आप लोग का यहाँ तक हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया, मिटाते हैं। अब इसके हम लोग पावर फैक्टर की अगर बात करें तो आप लोग यहाँ से देखिए, इसका पावर कॉस ले लिया जाए, शक्ति गुणक, हेडिंग डालते हैं इसका शक्ति गुणक ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पावर फैक्टर। अब आप लोग बताइए इसका पावर फैक्टर जो होता है कॉस फाई, ये क्या होगा, कॉस फाई बराबर क्या होता है, आधार बटे कण। तो आधार कितना है, बी आर ही तो है, और हमारा कण क्या है, v, और बी आर बराबर आई आर, और b बराबर आई इंटू जेड, आई से आई कैंसिल, और कॉस फाई बराबर आर बाई जेड। अब r अपान जेड क्या है, जेड की वैल्यू हमने अभी निकाला है, आर स्क्वायर धन एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, है कि नहीं दोस्तों।
क्लियर, समझ में आया। एक्सी बराबर एक्सएल। अच्छा, आपसे अभी कह दिया जाए ना, ये चीज़ आप लोग समझ गए ना, समझ गए कि नहीं। कब ऐसे कह दिया जाए, कुछ बताया ना जाए, आपसे कह दिया जाए कि एक आरएलसी सीरीज परिपथ है जिसमें एक्सएल है, जो हमारा प्रेरकत्व और संधारित्र दोनों का जो प्रतिरोध है वो क्या है, बराबर है ना, दोनों का मान बराबर है, तो सर्किट की पावर फैक्टर कितना होगा, देखो यहाँ पे रख दो, दोनों बराबर हैं, 0 हो जाएगा, ये अंडर रूट आर स्क्वायर है, आर हो जाएगा, आर से आर कैंसिल 1 आ जाएगा ना। उस कंडीशन में पावर फैक्टर, अभी हम लोग जब पढ़ेंगे अनुनाद ना, एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे, वहाँ से 7-8 क्वेश्चन बनता है, हर एक क्वेश्चन को डिफाइन करेंगे विद प्रूफ, रटाएंगे नहीं आपको, बस आपको वीडियो में बना रहना। ये चीज़ समझ गए इतना कि नहीं, अगर समझ गए हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पावर फैक्टर का। हम लोग चलते हैं आगे, क्योंकि कोई चीज़ छोड़ना नहीं है, बस ये चीज़ हमें ध्यान रखना, हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है। अगर इसमें अगर आप लोग से कह दीजिए tan निकालो, tan भी निकाल लो इसका, tan फाई बराबर बताओ क्या होगा, लंब बटे आधार, तो क्या हो जाएगा, BL माइनस BC बटे क्या हो जाएगा, BR, यही तो होगा, होगा कि नहीं ये बताओ। अब इसमें अब BL बराबर क्या होगा, I इंटू एक्सएल माइनस I इंटू XC बटे BR बराबर IR। अब आप लोग बताइए इसमें क्या होगा, I कॉमन, एक्सएल माइनस XC बटे IR, ये कैंसिल हो गया। अब I एक्सएल माइनस XC को हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल X बटे R, तो tan फाई बराबर हो गया हमारा x अपान R। x क्या है, कुल प्रतिघात है, ये क्या है, एक्सएल माइनस XC, कुल प्रतिघात, कुल प्रतिघात बटे प्रतिरोध। समझ में आया कि नहीं दोस्तों। अब देखो इसमें आपको याद रखना है, अब इसमें कुछ भी हो सकता है, कह दे कि एक्सएल बराबर XC है, तब tan फाई क्या होगा, कुछ भी निकाल सकते हो, आपको जो भी बता दिया जाए इस सर्किट में A to Z चीज़ें निकल सकती हैं ना। हम लोग अभी आगे इसको जब अनुनाद कराएंगे ना, इसका एक एक पॉइंट देखेंगे, तो आप tan फाई का भी फार्मूला नोट कर लीजिए। क्लियर, नोट हो गया दोस्तों, ठीक, नोट हो गया, तो इसको हम लोग मिटाते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, आपके लिए एक चार्ट प्रोवाइड कराएंगे अभी ना, जिसका जैसे छूट गया है या फिर पहली बार जुड़ रहा है लेक्चर में, तो हम लोग क्या करेंगे, एक चार्ट आपको स्लाइड प्रोवाइड कराएंगे, इस पे बोर्ड पे बना के, बहुत बेहतरीन सा पहले बना के, उसमें आपको हम केवल रेजिस्टेंस, इंडक्टर, उसके बाद संधारित्र, उसके बाद आरएल परिपथ सीरीज, आरसी परिपथ, आरएलसी सीरीज पर समांतर, पूरा एक बेहतरीन चार्ट बना के उसका प्रतिरोध, प्रतिबाधा, शक्ति गुणक पूरे चार्ट में दिखा देंगे। पूरे एसी का एक ही चार्ट में पूरा आंसर होगा। बस आप लोग सिर्फ वीडियो को अगर पसंद आ रही शेयर जरूर किया करो यार, और उस पर लाइव बढ़ो संख्या, कम से कम 50-60 आओ। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं यार, अब छोटा सा काम करना है, आप लोग को पूरी क्लास फ्री दी जा रही है और एकदम ज़बरदस्त तरीके से ना, कि कोई लेक्चर एक दूसरे से कनेक्ट किया जा रहा है, ये नहीं कि जहाँ मन के छोड़ छाड़ के नहीं, इस तरफ से पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग यार छोटा सा काम कर दिया करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो। ठीक दोस्तों, आप लोग मेरे समझ लो दोस्त हो यार, फ्रेंड हो, आप इतना तो कर ही सकते हो ना, इतना आपको करना चाहिए। तो हम लोग चलते हैं आगे। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस सर्किट की अगर हम वोल्टेज का इक्वेशन की बात करें, अगर इस सर्किट के वोल्टेज का इक्वेशन का बात करते हैं, तो B बराबर क्या होता है दोस्तों, BM साइन ओमेगा टी। क्लियर दोस्तों, B बराबर BM साइन ओमेगा टी अगर होता है, तो अगर आपसे कोई I पूछ ले तो क्या बताओगे, IM साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई। अब ये प्लस माइनस इसलिए लिया गया है क्योंकि हमने आपसे बताया था पिछले लेक्चर में, थोड़ा बहुत हिंट दिया था कि अभी ये क्लियर ही नहीं है कि ये पॉजिटिव जाएगा कि नेगेटिव जाएगा, क्योंकि हमने जब तक XC और XL की वैल्यू डिफाइन नहीं करेंगे, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, उसके अनुसार ये डिफाइन होगा। इसका मतलब अगर पेपर में आ जाए RLC सीरीज परिपथ में वोल्टेज का इक्वेशन जो B बराबर है BM साइन ओमेगा टी है, तो धारा का समीकरण क्या होगा, तो आपको ये करेक्ट करना होगा, I बराबर IM साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई। जब तक आपको वो क्लियर नहीं करेगा कि कौन सा बड़ा है, तब से यही सही होगा। क्लियर। अब अगर बात हो फाई धनात्मक की, पहले केस नंबर 1 बनता है, केस हमारा फर्स्ट बनता है, इफ XC इज ग्रेटर देन XL, तब फाई धनात्मक।
क्लियर दोस्तों। फाई कब धनात्मक होगा? यदि एक्स सी इज ग्रेटर देन एक्सएल, मतलब एक्स सी का मान जो संधारित्र का मान है वो प्रेरकत्व से बड़ा है, एक्सएल से बड़ा है, उस कंडीशन में फाई का मान धनात्मक होगा। क्लियर। ये केस नंबर 1 बना। और केस नंबर 2 बनता है यदि एक्स सी इज लेस देन एक्सएल, लेस देन का मतलब एक्सएल बड़ा हो गया, तब फाई क्या हो जाएगा? ऋणात्मक होगा। आपको ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं? दोनों आ गई होंगी ना? आप लोग कमेंट करके बताइए ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं। ये सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए एक एक पॉइंट, जिससे कोई दिक्कत ना हो इसमें। क्लियर दोस्तों। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं इसके थोड़ा सा। अब आगे हम लोग देखेंगे थोड़ा सा इसमें कि हमारा जो अनुनाद की कंडीशन होती है वो क्या होती है ना। उस पर थोड़ा सा आपको खाली कहानी सुनिए पहले क्या होती है, कि हम अभी अनुनाद पढ़ाने से पहले आपको थोड़ा सा क्लियरिफाई कर देते हैं यहीं पे। देखो जैसे हमने प्रतिबाधा निकाली इस परिपथ की ना, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, यही प्रतिबाधा निकल के आई ना। तो अगर पूछा जाए आर का मान क्या फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इस पूरे सर्किट में क्या आर का मान फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है, तो आप लोग कहोगे नहीं, स्वतंत्र है, फ्रिक्वेंसी से स्वतंत्र है। बट जब हम लोग बात कर लेंगे एक्सएल की, एक्सएल का जो मान है ये फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है ना। एक्सएल का मान फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है, चूँकि याद देखो आप लोग हर चीज़ बहुत अच्छे से समझना। जैसे आई बराबर अगर एक्सएल की बात करेंगे तो बी अपान एक्सएल ही तो होगा, या फिर बी अपान एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल ही होगा। देखो अगर आप लोग फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे तो धारा का मान क्या होगा? घटेगा। अब फ्रिक्वेंसी 2 गुना कर दोगे धारा का मान आधा हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बनता है ना कि अगर एक हमारा एल वाला परिपथ है उसमें फ्रिक्वेंसी का मान 2 गुना करें, धारा का मान क्या होगा? आधा हो जाएगा। इसी प्रकार अगर एक्सी वाली की इसकी बात करोगे एक्सी का, तो इसका आई बराबर बात करोगे तो बी अपान एक्सी आएगा। देखना समझना, बहुत सिंपल चीज़ें होती है। एक्सी बराबर 1 अपान 2 पाई एफ सी। अगर उसको सॉल्व करोगे सब क्या चला गया? 2 पाई एफ बी सी सब एक ही में चला गया। अब यहाँ पे अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे तो धारा का मान बढ़ेगा, 2 गुना कर दोगे फ्रिक्वेंसी, धारा का मान 2 गुना बढ़ जाएगा। चूंकि सब समानुपाती होते, तो यही पूछ लेता है कि एक हमारा कैपेसिटी परिपथ में उसमें धारा फ्रिक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है, तो आप लोग बता देना सीधे आई प्रोपोर्शनल एफ। हर चीज़ कोई दिक्कत नहीं है ना, एकदम बहुत सिंपल चीज़ें हैं, ये सब आ जाती हैं पेपर में थ्योरेटिकल। तो आप लोग समझ नहीं पाते हो कहाँ से बना है, सब यही न्यूमेरिकल से ही थ्योरी बनाई जाती है ना, सब चीज़ प्रूव करते हुए। बस आपको वीडियो में हर पॉइंट को समझना है। तो हम आपको इस पर ले चल रहे थे, बस थोड़ा सा समझ लिए तो बहुत अच्छा किए आप लोग। अब देखो इसमें बात हो रही थी इस पर, तो हमने आपको बताया जो आर का मान होता है वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है, नहीं करता है ना दोस्तों। अब इसमें मगर एल की जब बात आती है तो एल का मान क्या होता है? 2 पाई एफ एल होता है ना। इसका मतलब अगर माना जाए तो ये सब वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है, तो एक्सएल प्रोपोर्शनल एफ। इसका मतलब फ्रिक्वेंसी अगर बढ़ाओगे तो एक्सएल की वैल्यू बढ़ेगी। क्लियर दोस्तों। जब फ्रिक्वेंसी आप बढ़ाओगे तो एक्सएल की वैल्यू बढ़ेगी, और जब फ्रिक्वेंसी का मान घटाओगे तो एक्सएल की वैल्यू घटेगी। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं? इस पॉइंट की, ये इस पॉइंट की बात हुई। ठीक है। अब बात करते हैं सी की, एक्सी। तो एक्सी बराबर क्या होता है? 2 पाई एफ सी। एकदम ध्यान से समझना दोस्तों, ये होता है। अब यहाँ से ये डिफाइन हो रहा है जैसे जैसे हम फ्रिक्वेंसी का मान बढ़ाएंगे एक्सी का मान घटेगा। घटेगा कि नहीं? फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे एक्सी का मान घटेगा, और फ्रिक्वेंसी घटाओगे तो एक्सी का मान बढ़ेगा। क्लियर दोस्तों। ये घट बढ़ रहा है, मगर एक ऐसी निश्चित कुछ समय वैसे करते करते एक ऐसी निश्चित फ्रिक्वेंसी का मान आएगा जिसमें एक्सएल और एक्सी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे ना। ऐसे इसको घटाते बढ़ाते रहो, दोनों को करते करते एक ऐसी निश्चित फ्रिक्वेंसी मिलेगी कहीं पर जहाँ पर एक्सी और एक्सएल का मान बराबर हो जाएगा। वही जो हमारी फ्रिक्वेंसी होगी वो क्या कहलाएगी? अनुनाद फ्रिक्वेंसी कहलाती है। क्लियर दोस्तों। अनुनाद फ्रिक्वेंसी क्या होती है समझ में आ गया? वह ऐसी निश्चित फ्रिक्वेंसी जिस पर एक्सएल और एक्सी का मान बराबर हो जाता है, वही हमारी क्या कहलाती है? अनुनाद फ्रिक्वेंसी कहलाती है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आएगी नहीं, क्योंकि इसका हम प्रूफमेंट करेंगे, मगर प्रूफमेंट के पहले उसका कॉन्सेप्ट तो जानना बहुत ज़रूरी है ना कि इसमें हो क्या रहा है। तो इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग पूरा इसका डेरिवेशन करेंगे। चूँकि अभी आधा बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे और उसमें बहुत अच्छे से आप लोग को बताएंगे। वीडियो में आपको बना है भी कुछ चीज़ें आपको हम बताएंगे। हमने कहा था ना आपको कुछ चीज़ें देखो टेक्निकल के साथ साथ उसका नॉर्मली ज्ञान भी आपको होना बहुत ज़रूरी है ना,
कि कॉम पावर होती क्या है, पावर कैसे मूव करती है, थोड़ा सा समझ लेते हैं कोई भी चीज़ की ना। तो हम लोग थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं फिगर से। देखो, अगर जो जैसे कोई ये हमारा है अक्ष एक्स, ये है वाई, कुछ नई चीज़ें सीखो, मतलब टेक्निकल है मगर थोड़ा सा उससे हटके सीखते हैं, थोड़ा मज़ा आएगा आपको। देखो ये चीज़ें हमारी हैं, क्लियर। अब इस चीज़ को समझो, इसमें वाई एक्सेस है, वाई एक्सेस हमेशा क्या होता है, एकदम सब चीज़ यहाँ पे काल्पनिक अक्ष होता है ना, ये काल्पनिक अक्ष होता है, इस पर जो चीज़ होता है सब काल्पनिक होता है, कुछ भी याद नहीं रहता। ये हमारा एक्स क्या होता है, वास्तविक। बहुत अच्छे से समझना, वीडियो में लास्ट तक बने रहना, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, कहोगे हाँ बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा समझ में आया, क्लियर। अगर कोई चीज़ इस अक्ष पे जब होगा पूरी तरह से, तो उसके अंदर वास्तविकता का कोई ज्ञान नहीं होगा, क्लियर। इसका मतलब अगर कोई सर्किट का कोई पॉइंट इस पे दिखाया जा रहा है तो समझ लेना उसमें वास्तविक चीज़ें हैं ही नहीं, सारी चीज़ें काल्पनिक हैं। और जिस चीज़ में सारी चीज़ें काल्पनिक होती हैं फिर उससे कोई वर्क डन नहीं होता है, क्लियर दोस्तों। कैसे नहीं होता देखो समझो, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग के अपने लाइफ से संबंधित। जैसे कोई छोटा सा लड़का है या बच्चा है ना, एक बेबी है, अगर वो जब छोटा से आता है इस धरती पर तो क्या होता है, वाई एक्सिस पे ही, ऊपर ही कहते हैं ना भगवान की देन है, तो क्या इस एक्सिस से आया, तो ये वाई एक्सिस से आया, ऊपर से आया, तो उसके अंदर में कुछ वास्तविकता है, उसको इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है ना, तो वो पूरा काल्पनिक अक्ष पे होता है। मगर जब देखना, जब धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है, उसको सिखाया जाता है हर चीज़ें, तो देखना उसका ग्राफ झुकना स्टार्ट होता है कि नहीं, ऐसे ऐसे आता है। जैसे यहाँ पे आया देखो उसके अंदर का वास्तविकता इतनी आ गई, उतना ज्ञान उसको हो गया, मगर अब क्या हुआ देखो, ये वाला मान घटने लगा, यहाँ पहुँचा काल्पनिक मान घटने लगा, यहाँ पहुँचा काल्पनिक मान घटने लगा, वास्तविकता उसके अंदर इतनी आ गई, देखो आ गई कि नहीं। तो यही चीज़ वास्तविकता बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, यहाँ पहुँचा और इसको अंदर वास्तविक पावर आ गई, काल्पनिक घटती चली जा रही, मगर ये कभी भी पूरी तरह से इस पर नहीं आ पाएगा ना, इसके ऊपर नहीं आ पाएगा ना। इसका मतलब उसके अंदर कौन सी पावर है, दो या इसकी पावर, मान लो ये रिएक्टिव पावर थी, ये वास्तविक हमने पीछे फिगर बनाया, इसका मतलब उस इंसान के अंदर में कौन कौन सी पावर है, रिएक्टिव प्लस क्या है, रियल, दोनों पावर है। इसका मतलब उसके अंदर अपैरेंस पावर है कि नहीं, आभासी पावर है, ये दोनों। इसका मतलब अब कभी कहोगे ये यार ये लड़का यहाँ भी आ जाएगा, संभव ही नहीं है, इस पे आ जाएगा तो उसके अंदर काल्पनिक पावर जीरो है। काल्पनिक पावर जिसके अंदर जीरो हो जाती है उसको फिर सोचने की क्षमता ही नहीं है। इसका मतलब वो जो चखाली कह दे ये चीज़ हो जाए तो हो जाएगी अपने आप, तो भगवान हो जाएगा, वो एक्सेस पूरा तरह से आ गया। तो ऐसा कोई इंसान ही नहीं जो चीज़ सोचे, खाली सोच ले वो हो जाए ना। इसका मतलब वो पूरी तरह से एक्सेस पे आ ही नहीं सकता है। तो यहीं कहीं पे आएगा, यहीं कहीं पे उसकी लाइफ सेटल हो जाएगी और सक्सेस हो जाएगा लाइफ में, चूँकि उसके पास वास्तविकता बहुत ज्ञान हो गया। तो फिर देखो इसका नेक्स्ट फिगर यही बन गया, यहाँ पे एक वास्तविक था मगर यहाँ पहुँच के ये एंगल फाई रह गया, ये कोण बना रहा, यहाँ पे आके वो सक्सेस हो गया। अब क्या किया, उसकी लाइफ चलने लगी, चलते चलते जब एक समय आएगा फिर देखना उसकी वास्तविकता का ज्ञान फिर घटने लगेगा। बताना घटेगा कि नहीं, घटने लगेगा। फिर धीरे धीरे ऐसे जाते जाते क्या होगा, फिर वाई एक्सिस पे पहुंच जाएगा, जैसे एकदम एज हो जाएगा 80-85 साल, फिर कहोगे यार वो तो काल्पनिक अक्ष पे पहुंच गया। कहते नहीं, इसकी याददाश्त चली गई, मर जाने वाला होता है तो इंसान यहाँ पहुँचेगा फिर यहीं से पलायन कर जाएगा। देखो काल्पनिक अक्ष से आया था, उसी काल्पनिक दुनिया में चला गया, यहाँ पे आके अपना जो वास्तविकता था थोड़ा बहुत ग्रहण किया। तो यही चीज़ टेक्निकल है। टेक्निकल में जो बिजली का उत्पादन होता है वहीं से बात अगर हम लोग करते हैं तो वहाँ पे जो हमारा टरबाइन घूमता है वहाँ पे एक्टिव पावर, वास्तविक पावर होती है। बट जब हम लोग एक्साइटेशन जो फील्ड पे देते हैं वो हमारी काल्पनिक पावर होती है ना, वही हमारी काल्पनिक पावर होती है। वो दोनों पावर मिलके हमारी जो सप्लाई आती है घर में वो कॉम्प्लेक्स पावर या आभासी पावर होती है, जिसमें दोनों का योग, दोनों का मिला होता। अब देखो वहाँ पे उत्पादन में अगर तुम लोग सिर्फ टरबाइन चलाओ तो क्या उत्पादन होगा बिजली का, अल्टरनेटर से नहीं होगा। जब तक आप लोग काल्पनिक को एक्साइटेशन वो नहीं, रिएक्टिव पावर नहीं दोगे उसको, एक्साइटेशन वाली। तो जैसे बिजली विभाग में रिएक्टिव पावर, दोनों पावर मिलकर आभासी पावर, वैसे इंसानों में। बात समझ में आई कि नहीं? चूँकि ये सब समझे रहोगे ना मशीन में एकदम बहुत मज़ा आएगा। चूँकि यार हम लोग हर मशीन, चाहे जनरेटर की बात करेंगे, चाहे जो एक्साइटेशन तो देंगे ही, या फील्ड को एक्साइट करना ही पड़ेगा। और फील्ड को एक्साइटेशन करना पड़ता तो एक्साइटेशन है क्या ना, तो ये चीज़ जानना पड़ेगा। वो सब रिएक्टिव चीज़ें होती हैं, और जिसके अंदर में जितनी ज़्यादा रिएक्टिव चीज़ें होंगी, या फिर चाहे हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात हो, चाहे इंसान की बात हो, जिसमें जितना ज़्यादा काल्पनिक चीज़ें सोचेगा उसकी बॉडी में उतना ज़्यादा हीट होगा, और उसकी बॉडी जितना ज़्यादा हीट होगा उसकी लाइफ अपने आप उतनी घट जाएगी, चाहे हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन की बात हो, चाहे इंसानों की बात हो। क्लियर? तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, नहीं तो आपके शरीर का कॉपर लॉस अपने आप होता रहेगा। आप लोग समझ ही नहीं पाओगे ना कि आपके अंदर, शरीर के अंदर एक कॉपर लॉस हो रहा है।
क्लियर दोस्तों, ये थोड़ा सा था। आप लोग, ये ज़रूरी नहीं है कि टेक्निकल पढ़ा जाए तो टेक्निकल लाइन टू लाइन चीज़ें, ये चीज़ अगर कॉन्सेप्ट हो गया ना अपने आप सब याद हो जाएगा, कभी भूलेगा ही नहीं टेक्निकल। यार टेक्निकल बहुत आसान चीज़ है, बस इसको आप लोग को कल्पना करनी बहुत अच्छी आनी चाहिए। जितना अच्छा इमेजिन करोगे ना उतना ही मज़ा आएगा टेक्निकल में। तो दोस्तों आप लोग बताइए आपकी जो हमारी आज की क्लास थी कैसे लगी, चूँकि ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आगे आपको बहुत ज़बरदस्त, इसके बाद हमने इसके पहले मैग्नेट की क्लास ली हुई है एक, उसमें साइंस करके लिखा हुआ है, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। चूँकि इसके बाद जस्ट मैग्नेट पढ़ाएंगे, पॉलीफेज सिस्टम, तुरंत मशीन पे चलेंगे। ठीक है, मशीन में एकदम ज़बरदस्त देखिए टॉपिक क्लियर करते हुए। बस आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव आइए 9 बजे। क्लियर दोस्तों, तो आप लोग ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और हमारे साथ सक्सेस अड्डा फॉर यू चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।